तो हेलो भाई लोगों, आप सभी का स्वागत है ट्रिपल सिपाही पर। और आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के सेकंड ओडीआई की। तो भाई शुरुआत करते हैं। शुरुआत में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग ली, जो कि एक बहुत ही गलत डिसीजन था, क्योंकि एकाना स्टेडियम में बहुत ही ज्यादा गर्मी थी और अगर आप पहली फील्डिंग करते हो तो आपके फील्डर्स की पूरी जान निकल जाती है। और इसी गलती की वजह से उनकी बैटिंग में बिल्कुल धार नहीं दिखी, क्योंकि सारे प्लेयर्स पहले से ही फील्डिंग में थक गए थे, तो बैटिंग में वो कुछ खास नहीं कर पाए। और बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो वो शुरुआत में खुद पे ही प्रेशर बना रहे थे। शुरुआत में उन्होंने एक मेडन ओवर कर दिया और खुद पे तो प्रेशर बनाया ही, साथ ही साथ रोहित शर्मा पे भी प्रेशर बना दिया और इसी प्रेशर के चक्कर में लप्पे मारने लगे और आउट हो गए। और अगर बात करें रोहित शर्मा की, तो वो भी बहुत ही ज्यादा इंटेंट वाली पारी खेल के गए, लेकिन फैंस को तो उम्मीद थी कि 70-80 रन आएंगे, बल्ले से 50 आएगी, 100 आएगा। लेकिन रोहित शर्मा बहुत ही कंफ्यूजिंग पारी खेल के जाते हैं, ना वो ज्यादा अच्छा खेलते हैं ना वो ज्यादा बुरा खेलते हैं। तो इसी वजह से सिलेक्टर्स उनको ड्रॉप भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सीनियर प्लेयर बुरा खेलता है तभी सिलेक्टर्स उसको ड्रॉप कर सकते हैं। रोहित शर्मा को एवरेज खेलना है और इंडिया ने 402 रन बना लिए, जबकि फिनिशिंग में इतना गंदा चौक किया है इंडिया ने। शुभमन गिल ने अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन फिर भी यशस्वी जायसवाल कुछ अच्छा नहीं कर पाए। और अगर बात करें शुभमन गिल की, तो उन्होंने तीसरे नंबर पे आगे क्या ही तो बैटिंग की है। उनके शॉट से आज विराट कोहली की याद आ गई। आप शुभमन गिल को हेट कर सकते हो, लेकिन उनके शॉट्स को हेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही क्लासिकल प्लेयर है। एक तो पहले इतनी गर्मी थी एकाना स्टेडियम में और शुभमन गिल ने सिंगल डबल्स पे ज्यादा फोकस किया है, तो उनकी पारी एक टाइप से वॉरियर वाली पारी हुई। और ईशान किशन ने क्या एक्सप्लोसिव पारी खेली है आज, 125 रन बना दिए 77 बॉलों में। शुरुआत अच्छी नहीं कर पाए थे, पहली 11 गेंदों में 7-8 रन पे खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो एक्सेलरेट किया है, मुझे अभी भी याद है जब शुभमन गिल 96 पर थे तब ईशान किशन ने अपनी 50 पूरी की थी। और उसके बाद से इतनी खतरनाक एक्सेलरेशन किया उन्होंने कि जब शुभमन गिल ने उनकी सेंचुरी पूरी की थी तब ईशान किशन 91 पर पहुंच चुके थे। मतलब पीक लेवल की एक्सेलरेशन। ईशान किशन के शॉट्स में उनका एक्सप्लोसिव इंटेंट दिख रहा था। और अगर बात करें केएल राहुल की, तो उनका भी गोल्डन डक इसलिए हो गया क्योंकि वो बंदा आखिरी में आया था, घुमाने की नीड थी, तो उसने घुमाया, इतना खास शॉट नहीं लग पाया, इसलिए वो कैच आउट हो गया। और श्रेयस अय्यर की बात करें तो वो भी कुछ खास नहीं कर पाया। मुझे तो अब लग रहा है कि अगर थर्ड ओडीआई में श्रेयस अय्यर ने कुछ अच्छा नहीं किया तो उनको भी ड्रॉप कर सकते हैं सिलेक्टर्स ओडीआई से। भाई जब शुभमन गिल, साई सुदर्शन 800 रन बना रहे हैं आईपीएल सीजन में और उनको भी नहीं लिया जा रहा है टी20 में, तो श्रेयस अय्यर की भी जगह नहीं बनती है ओडीआई में। उनकी भी परफॉर्मेंस पिछले साल के बाद कुछ खास नहीं रही है ओडीआई में, और उनको भी अगली सीरीज तक ही देखना चाहिए। और अगर अगली सीरीज तक उनके बल्ले से 2 सेंचुरी नहीं आए तो उनको भी ड्रॉप कर देना चाहिए। और अगर बात करें इंडिया की बॉलिंग की, तो मेन बॉलिंग आज अर्शदीप सिंह ने संभाली है। अर्शदीप सिंह किफायती भी रहे और विकेट्स भी अच्छी ली है उन्होंने। और प्रिंस यादव का भी डेब्यू हुआ और उनकी पहली विकेट नो बॉल हो गई। और सबसे बड़ा जो कटा है वो आकाश चोपड़ा का कटा है, क्योंकि उन्होंने डायलॉग्स लिख के रखे होंगे कि यहाँ से फलानी जगह से निकल के आया बंदा, एकाना स्टेडियम में पहली विकेट ली है अपनी और आगे अभी बहुत करियर है, लेकिन उन्होंने पूरे डायलॉग ही उगल दिए पहली विकेट पे और वही नो बॉल हो गई। तो हाँ, उनका भी बहुत ही खतरनाक कट चुका है। और गुरनूर ब्रार भाई लोग हर मैच में परफॉर्म कर रहा है वो बंदा, वो तो डिजर्विंग है 27 के वर्ल्ड कप के लिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और कुलदीप यादव के साथ बहुत ही बुरा हुआ, बेचारा पिट भी गया और उसको विकेट भी नहीं मिली। भाई जब कोई बहुत ही अच्छा बॉलर होता है और उसको विकेट्स नहीं मिलती तो दिल से बहुत ही बुरा लगता है। और कुलदीप यादव के लिए तो अंदर से बुरा लगा, क्योंकि वो अच्छा प्लेयर है, उसका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है आईसीसी इवेंट्स में, और भिखारिस्तान के खिलाफ भी उसके बहुत ही अच्छे स्टेट्स हैं। उन भिखारियों को हराने में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है कुलदीप यादव। और हर्ष दुबे को बेंच पर बिठा दिया गया सेकंड ओडीआई में, क्योंकि कुलदीप यादव को टेस्ट करना था, लेकिन उसको नहीं बिठाना चाहिए था, क्योंकि डेब्यूटेंट है और बुरा लगता है अगर कोई डेब्यूटेंट बेंच पर बैठता है। तो भाई कुलदीप यादव के बारे में तो हम लोगों को पता है कि उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, कहाँ कहाँ अच्छी बॉल डालता है, लेकिन हर्ष दुबे को तो देख लो अभी आप, अभी उसने एक मैच खेला है और आपने उसको बेंच पर बिठा दिया। और इंडिया के बॉलर्स बहुत ही ज्यादा महंगे रहे इस वाले मैच में, क्योंकि 402 का टारगेट था और वो लोग हर ओवर में घुमा रहे थे, तो महंगे तो रहेंगे और विकेट्स भी अच्छी इसीलिए मिल पाएंगे। क्योंकि ओडीआई में अगर 300 से ज्यादा रन आपकी बोर्ड पे होते हैं ना, तो सामने वाली टीम पे एक अलग ही प्रेशर होता है और उनको घुमाना ही पड़ता है फिर। और अफगानिस्तान के इसी घुमाने के चक्कर में बॉलर्स पिटे भी और आउट भी किए उन्होंने। और भाई लोगों, सब लोग इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप की कोई बात ही नहीं कर रहा। इंडिया एक तरफा डोमिनेट करती जा रही है, जो टीम उनके सामने आ रही है। अभी पिछले मैच में उन भिखारियों को एक तरफा हराया था और कल नीदरलैंड्स को भी वन साइडेड हरा दिया। इंडिया वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में तो वन साइडेड डोमिनेट कर रही है, लेकिन ये तो वीक टीम है, जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन टीम से नॉकआउट गेम्स में पाला पड़ेगा, जब असली टेस्ट होगा इंडिया का। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये टी20 वर्ल्ड कप हमारे ही घर आ रहा है, क्योंकि इंडिया एक अलग ही फॉर्म में दिख रही है। और जिस हिसाब से बैटिंग में स्मृति मानना का और बॉलिंग में श्रीचरणी का फॉर्म चल रहा है ना, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि हर मैच में यही दोनों जिता देंगे इंडिया को।
मतलब ये तो हर मैच में चल रहा है। पिछले मैच में तो भिखारियों को एक तरफा ही धो दिया था और इस मैच में तो स्मृति मांधाना ने 74 बनाया और श्री चरनी ने 4 विकेट्स ली। मुझे तो ये विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह के पेयर जैसा लग रहा है। एक बैटिंग में खा जाता है, दूसरा बॉलिंग में खा जाता है। अब सामने वाली टीम करे तो करे क्या। तो अब मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा और आखिरी में तो यही कहूंगा कि जिस हिसाब से हमारे यंग प्लेयर्स और सीनियर प्लेयर्स का फॉर्म चल रहा है उस हिसाब से तो 27 का वर्ल्ड कप अपना ही है।